Assalamualaikum class. Hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter evolution, जिसका लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या फिर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अच्छा जी, what is Darwin's theory? The theory of evolution of species by the natural selection advanced by the Charles Darwin announced on July 1, 1858. जो थ्योरी हमें दी थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जो कि बेस करती थी नेचुरल सिलेक्शन पे. मींस उसने कहा था कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जो स्पीशीज की ओरिजिन होती है, जो स्पीशीज पैदा होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे पैदा होते हैं. उसमें जो है वो और कोई दूसरा मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता. What is natural selection? Darwin's most famous and most important theory of evolution is a natural selection on the basis of origin of species. Only process that promotes the adaptations. उसने ये कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे वही स्पीशीज ग्रो कर जाते हैं जो कि अडेप्टेशंस को अच्छी तरह से रिसीव करते हैं. द मैकेनिज्म फॉर अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. Those organisms best adapted to their environment have a better chance of surviving and reproducing. उसने ये बोला कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अच्छी तरह से अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, मतलब जो कि उनकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जो उसको अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेते हैं, वो ही उन्हीं के पास बेटर चांस होता है सर्वाइविंग का और रिप्रोडक्शन का और रिप्रोड्यूस होने का. फैक्टर्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी जो है हमारे पास, एक है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, inheritance of useful variation and formation of new species. अब वन बाय वन जो है इसको हम देखते हैं. ओके, rapid multiplication means overproduction. Organism reproduce more offspring than can survive. There is a high death rate. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक टाइम में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल दें तो ह्यूमन तो वन टाइम में वन ही रिप्रोड्यूस करता है, या तो एक बेबी होगी या बेबी बॉय प्रोड्यूस होगा. ठीक है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक फिश और अदर लाइक क्रोकोडाइल वगैरह एक वक्त में बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो सब सर्वाइव नहीं करते क्योंकि उनको अडेप्टेशन नहीं मिलती, उनको इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं मिलता, इसलिए उनका डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. Paramecium divide 3 times in 48 hours. With this rate, a single paramecium will produce in 5 years a mass of paramecium equal to 10,000 times the size of Earth. एक पैरामीशियम जो है वो 48 आवर्स में 3 दफा डिवाइड करता है. ठीक है, a single paramecium will produce in 5 years a mass of paramecium equal to 10,000 times the size of the earth. लेकिन अगर वो 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता रहेगा तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन पैरामीशियम को ऐसे अडेप्टेशंस नहीं मिलते, ना ऐसी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जिसकी वजह से सारे रिप्रोड्यूस हो सकें. तो इसलिए सारे रिप्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि कुछ रिप्रोड्यूस होते हैं और कुछ डीजेनरेट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी. प्लांट प्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ सीड ईच ईयर. प्लांट जो है वो हर साल थाउजेंड्स ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सारे सीड जर्मिनेट कर जाएं. सारे सीड जर्मिनेट नहीं करते, सारे सीड ग्रो नहीं करते. कुछ सीड ज़ाया हो जाते हैं, कुछ सीड को जानवर खा लेते हैं, और कुछ सीड जो ऐसे हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, अगर प्लांट्स जो है वो एक प्लांट थाउजेंड्स ऑफ सीड प्रोड्यूस कर रहा है एक साल में, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं. अगर मिलियंस ऑफ प्लांट्स थाउजेंड्स ऑफ सीड प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरह तो हमारे पास हर जगह प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं होता. अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहा है सीड्स या फिर ऑर्गेनिज्म, तो सब जो है वो डेवलप नहीं होते. कुछ की डेथ हो जाती है, कुछ को एनवायरमेंटल फैक्टर्स सही तरह नहीं मिलते तो वो जिंदा नहीं रह पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अडेप्टेशन में कामयाब हो जाते हैं और वो जिंदा रह जाते हैं. Codfish may produce over 1 million egg in a year. If all the egg develop into fishes, the whole Atlantic Ocean will be full of cod in 5 years. एक जो कॉडफिश होती है वो 1 से 2 मिलियन तक एग प्रोड्यूस करती है एक साल के अंदर. ठीक है, लेकिन वो सारे रिप्रोड्यूस नहीं होते, वो सारे एग्स जो है वो फिश में डेवलप नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होते. क्यों? क्योंकि अगर वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो एक ओशन है वो एक साल क्या मतलब 1 to 2 years में ही पूरा फिल हो जाएगा फिशेस से, हमारे पास पानी नहीं बचेगा. तो होता क्या है कि अगर एक कॉडफिश मिलियंस ऑफ एग प्रोड्यूस कर रही है तो वो सारे रिप्रोड्यूस नहीं होते. कितने सारे एग्स ऐसे होते हैं जिसको दूसरे जानवर खा लेते हैं, कितने सारे एग्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे जाके बैठ जाते हैं, उनको इन फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती, या कितने सारे एग्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों के मतलब उनके पाँव के नीचे आ जाते हैं या रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते. बाकी उसमें तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जिसको
एडेप्टेशन सही तरह मिलती है और वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो दिस इज द ओवर प्रोडक्शन। लिमिटेड environmental resources. Increase of population in animal and plant requires more space and food, but the universe remains constant. अगर population बहुत ज़्यादा increase होगी animal की और plant की और वो over production करेंगे तो उतना ही ज़्यादा उनको food चाहिए, लेकिन हमारा जो universe है वो constant है ना, हमारे पास एक जो quantity है food की या air की या environment की चीज़ की भी, वो एक limited है, वो constant है, तो इन सबकी requirement पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, अब जब इन सबकी requirement पूरी नहीं होगी तो जितने भी रिप्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी एग्स हैं या जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, कुछ उसमें से मर जाएंगे और कुछ जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। इंडिविजुअल्स कॉम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो सारे रिसोर्सेज हैं ये इनको जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, लाइक फूड, वाटर, स्पेसेस एंड मेड। तो जब ये रिक्वायरमेंट की पूरी नहीं होगी तो उसमें से आधे या ऐसे ज़्यादातर ऐसे होंगे जिनको ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी तो वो मर जाएंगे, और जो लिमिटेड जो उनकी पॉपुलेशन होगी वो इस रिक्वायरमेंट को हासिल करने में जीत जाएगी, उनको एडेप्टेशन प्रॉपर्टी तरीके से मिल जाएंगी और वो रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन। अब जब कुछ रिप्रोड्यूस कर जाते हैं तो उनके बीच में स्ट्रगल होता है ताकि वो जिंदा रह सकें। कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी फॉर फूड, लिविंग स्पेस एंड द अदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब इन मेंबर्स ऑफ स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन होता है फूड के लिए, लिविंग स्पेस के लिए और दूसरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए, कि पहले हम ले लें, पहले हम ले लें, मतलब उनको पहले रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। द स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस इज थ्री फोल्ड फॉर एवरी इंडिविजुअल। तीन तरह का स्ट्रगल होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल विद इन द स्पीशीज, स्पीशीज मतलब सेम ऑर्गेनिजम्स। तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब सेम ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल, कंपटीशन, कि पहले हम अपनी अडेप्टेशन पूरी कर लें, हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें जिंदा रहने के लिए। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान का स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल मतलब चेंज इन द एनवायरमेंटल फैक्टर, हीट, कोल्ड, ड्रॉट, फ्लड या फेमाइन। अब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो उसमें भी इनकी ये कोशिश होती है कि पहले हम उसको अडॉप्ट कर लें, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या ड्रॉट कंडीशन हो। अब अगर सर्दी होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पे सेव हो जाएं जहाँ पे हमें सर्दी ज़्यादा ना लगे। ज़्यादा हीट होगी तो वो यही कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पे छुप जाएं जहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। बाकी को जगह नहीं मिलेगी, जब बाकी को जगह नहीं मिलेगी तो बाकी जो है वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से ड्रॉट कंडीशन क्या होती है, जब पानी की कमी हो जाती है तो ऑब्वियसली जब पानी की कमी होगी तो सब अपनी अपनी तलाश में निकलेंगे पानी की, तो किसी को पानी मिलेगा, किसी को पानी नहीं मिलेगा, तो जिसको पानी नहीं मिलेगा उनकी डेथ हो जाएगी और जिसको पानी मिल जाएगा वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। Variations and adaptations. Understanding how individuals of the same species vary was key to Darwin's developing his theory. Because the environment changes, the more variation within a species, the more likely it will survive. जो स्पीशीज रिप्रोड्यूस हो रही हैं उसमें उनमें जितनी चेंजेस आएंगी, वेरिएशंस आएंगी, उतने ही ज़्यादा वो सर्वाइव करेंगे। जिनमें चेंजेस नहीं आएंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, and inherited traits that increase an organism's change of survival is called adaptation. तो वो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो कि चेंजेस उनके अंदर आएंगी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो अब वो अगर इस अडेप्टेशन को ले लेंगे, इन चेंजेस को ले लेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी जो अडेप्टेशन को नहीं ले पाएंगे, अगर उनमें कोई कमी रह जाएगी, उनमें किसी जीन्स की कमी रह जाएगी या किसी न्यूट्रिएंट की कमी रह जाएगी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो भी डाई हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अब बारी है नेचुरल सिलेक्शन की। द इंडिविजुअल विद द बेस्ट ट्रेड्स एडेप्टेशन विल सर्वाइव एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू पास ऑन इट्स ट्रेड टू ऑफस्प्रिंग। अब वो इंडिविजुअल जिनके पास बेस्ट ट्रेड्स आए, ट्रेड्स मतलब बेस्ट इनहेरिटेंस आई है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अच्छी एडेप्टेशन मिली है उनको पूरी लाइफ, तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। बाकी अगर किसी को नहीं मिली तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जिन जिन स्पीशीज को अच्छी एडेप्टेशन मिली है और वो आगे रिप्रोड्यूस कर गए तो ऑब्वियसली वो भी जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करना शुरू कर देंगे। नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन द फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, नॉट द जीनोटाइप। नेचुरल सिलेक्शन जो बेस करती है वो फिनोटाइप पे बेस करती है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस पे बेस करती है, जेनेटिक मेकअप पे बेस नहीं करती, उसके जेनेटिक्स पे बेस नहीं करेगी। Inheritance of the useful variation. The individual selected by the nature pass on their useful variations to the next generation. Thus, offspring of the fit individual also be fit. अब जो इंडिविजुअल पास हो गए, उन्होंने सर्वाइव कर लिया और वो नेचुरली सेलेक्ट हो गए हैं, सारी चीज़ों में कामयाब हो गए, अब वो आगे रिप्रोड्यूस कर गए, तो वो ही एडेप्टेशन अपनी आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र
कर सकेंगे और इनहेरिटेंस कर सकेंगे यूजफुल वेरिएशंस को, जितने भी काम की वेरिएशन होंगी, जिसकी वजह से वेरिएशन टू वेरिएशन चेंजेस आती रहेंगी और बाकी की जनरेशन भी सर्वाइव करती रहेगी, जिनको अडेप्टेशन मिलती रहेंगी, और जिनको अडेप्टेशन नहीं मिलेंगी वो सर्वाइव नहीं करेंगे. Formation of new species. In each generation, new favorable variations appear and supplement the favorable. After a number of generations, the variations become so many which generate a new species. जैसे जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, नई जनरेशन आती रहती है तो उसमें चेंजेस आती रहती हैं. जैसे जैसे चेंजेस आती रहती हैं तो जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस होती रहेंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस स्पीशी के अंदर, उस जनरेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी. तो ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब टाइम टू टाइम वेरिएशन आना, टाइम टू टाइम चेंजेस आना उनके अंदर. और इससे क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उस स्पीशी के अंदर बिल्कुल चेंज आ चुका होता है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. डार्विन्स थ्योरी एंड लमार्क्स थ्योरी, आप ये जो है वो कंपैरिजन है डार्विन्स थ्योरी का और लमार्क्स थ्योरी का. आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि डार्विन्स का क्या कॉन्सेप्ट था और लमार्क का क्या कॉन्सेप्ट था. दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट था. डार्विन्स ये कह रहा था कि नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे जो है वो सर्वाइव करते हैं स्पीशीज, और लमार्क्स ये कह रहा था कि नेचुरल सिलेक्शन की बेस पे नहीं, जो चेंजेस उसकी लाइफ में आएंगी वही चेंजेस उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर हो जाएंगी. ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा. यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है और यहाँ पे हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर एवोल्यूशन का कंप्लीट हो गया. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट फिजिकल क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.